नमस्कार, परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, उस्ताद अमजद अली खां साहब, जो कैराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अमजद अली खां साहब, शुक्रिया इस एपिसोड में आने का। बहुत टाइम से हमारी बातचीत चल रही थी कि इस प्रोग्राम को शेड्यूल करना है और फाइनली आज आप हमारे सामने हैं। नमस्कार पहले तो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और हमारा बहुत टाइम से प्लान चल रहा था कि हम लोग मिलें, लेकिन कुछ मसरूफियतें आपकी थीं, कुछ मेरी थीं, तो वो बन नहीं पाया। लेकिन आज अल्लाह ताला को मंजूर था, तो हम आज मिले आपसे। दिन भी अच्छा है। जी 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 एक सवाल जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, पहला सवाल होता है नॉर्मली, जी। आपने कब और कैसे म्यूजिक सीखना शुरू किया और आज आप जिस मुकाम पे हैं वहां कैसे पहुंचे? देखिए साहब, मैं किराना घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको करती हुई आ रही है। और मेरे फ़ादर, फिर उनके फ़ादर, फिर उनके फ़ादर, मतलब अब आप यकीन मानिए कि कई जनरेशन से हमारे यहाँ चला आ रहा है। और मैं किराना घराने से, जैसा कि मैंने बताया, ताल्लुक़ रखता हूँ। तो घरानेदार तालीम और पीढ़ी दर पीढ़ी का मिलना हमारे श्रेय बुज़ुर्गों को जाता है। और ये महाभारत के टाइम से है। और इसके संस्थापक जो थे किराना घराना के, नायक गोपाल जी थे। ये उनसे चला है किराना घराना। उसके बाद मेरे दादा, परदादा, सकड़दादा, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे वर्ल्ड को। आज जो पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक है, बिकॉज ऑफ उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे बुजुर्गों को जाता है। क्योंकि आज जो ख्याल गाया जाता है, उसमें जो विलंबित गाई जाती है, उसका श्रेय हमारे बुजुर्गों को, मेरे सगड़दादा, परदादा को जाता है। उसमें विशेष नाम जो है वो उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब का है, जिन्होंने 56 मात्रे का झुमरा बनाया और विलंबित बनाई। फिर मेरे मामू उस्ताद मशकूर अली खां साहब, बहुत बड़ा नाम है, मुबारक अली खां साहब, जिन्होंने आईटी संगीत रिसर्च एकेडमी में रह के काफ़ी शिष्यों को सिखाया, आज भी सिखा रहे हैं। और उनके बहुत सारे शागिर्द हैं, उनमें मैं भी हूँ। मेरे छोटे भाई उस्ताद अरशद अली खान भी हैं। और तकरीबन उनके सभी शागिर्द बहुत अच्छा गाते हैं। और इतनी बड़ी ये किराने घराने की जो एक एसोसिएशन है, ये आप यकीन मानेंगे कि आज इस दौर में इस घराने को लेके चलने में जितना बड़ा हाथ खां साहब का रहा है, खां साहब ने बहुत काम किया है इस घराने के लिए। थोड़ी बहुत सेवा मैं भी कर रहा हूँ, मेरे भाई भी कर रहे हैं। और ये महाराजा करण जो थे महाभारत में, जिनका एक बहुत बड़ा, कुंती पुत्र हाँ कर्ण। जी, तो महाराजा करण ने, उनके नाम से जाना जाता है किराना घराना। अच्छा। किराना उनके नाम से है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी अगली पीढ़ी, जो मेरा बेटा है हसन अमानत अली, उसको, मेरी बेटी आयशा, तो मैं उनको भी म्यूजिक सिखा रहा हूँ। और चाहता हूं कि जैसे कि हमारे पिछली कई पीढ़ी से चला आ रहा है, तो आगे भी हमारी कई पीढ़ी, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और ये काम दुआओं का है, दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता है। पक्का, ये तो 100% श्योर है। जी जी अच्छा, आप लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं, जी। थोड़ा सा अपनी जर्नी लाइव परफॉर्मेंसेस के बारे में ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंसेस अभी तक दी हैं, कहाँ कहाँ आपके शेड्यूल्ड हैं, मतलब अगर बता सकें तो। शेड्यूल तो भी बहुत सारे हैं। अभी जनवरी शुरू ही हुआ है और मेरा परसों भी था, अभी आगे 4 को भी है, फिर 6 को है, तो शेड्यूल तो रहता है। और पिछले मैंने कुछ सेवाएं जो करी हैं किसी किसी फेस्टिवल्स में, उसमें कुछ यादगार फेस्टिवल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सवाई के अंदर म्यूजिक फेस्टिवल पुणे में जो होता है, जो पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम से। उसके अलावा हरिवल्लभ, कलाश्री, और आपका तिहाई म्यूजिक फेस्टिवल। और बाहर आप जाएंगे तो चाइना म्यूजिक फेस्टिवल, एशियन म्यूजिक फेस्टिवल, और लंदन ओलंपिक के लिए भी मैंने परफॉर्मेंस दी है, उसकी ओपनिंग में भी मैं गया हूँ। उसके अलावा भी मैंने उज़्बेकिस्तान में एक प्रोग्राम किया जिसमें
पूरे वर्ल्ड से 80 कंट्री आई हुई थी। उसमें मैंने भारत को सेकंड प्राइज दिलाया। तो ये सब बुजुर्गों की दुआएं, मेरे उस्ताद की दुआएं हैं। मेरे वालिद एक बहुत बड़े गायक थे, उस्ताद अख्तर नवाज खां साहब, उनकी दुआएं हैं। और ये मेरे जिन जिन बुजुर्गों से मैंने थोड़ा बहुत लिया है, उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला पीढ़ी दर पीढ़ी या मुझे सेवा का मौका दे रहा है गाने के लिए। ये सब दुआओं का करम है। अच्छा, अभी आपने जब अपना एक लाइफ हिस्ट्री बताई तो एक शब्द आया निकलकर, घराना। मैंने भी आपको इंट्रोड्यूस कैराना घराने से किया था। घराने से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, घराना, हर घराना एक स्टाइल से जाना जाता है। ठीक है। उसमें अभी सभी ख्याल के मुख्य घरानों में एक अव्वल किराना घराना है जो कि रस से भरा हुआ है। और इस घराने में राग की प्योरिटी, सुर का लगाना, तान का स्टाइल, सरगम का स्टाइल, और अपने आप में वो हर खूबी है जो एक श्रोता को अपनी तरफ घसीट लेती है। ओके। सुर का लगाना बड़ा अलग है। अब्दुल करीम खां साहब मेरे सगड़ दादाओं में से आते हैं, तो उनका सुर का लगाना बड़ा कमाल था। उसके अलावा मेरे उस्ताद जी, उस्ताद मशकूर अली खां साहब, मेरे वालिद साहब उस्ताद अख्तर नवाज खां साहब, मेरे दूसरे मामू मुबारक अली खां साहब। तो इस सभी घराने बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह सकता, लेकिन हर एक घराना जो है अपने एक स्टाइल से जाना जाता है। और हमारे यहाँ शुरू में बच्चों को जब स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि मैं 7 साल का था जब से मैं गा रहा हूँ। ओके। मेरे छोटे भाई भी 5 साल के थे, वो 6 साल की जब से गा रहे हैं। मेरा बेटा, अभी उसको थोड़ा म्यूजिक शुरू कराया है मैंने, तो वो माशाल्लाह अभी 5 साढ़े 5 साल का है, लेकिन अच्छे से बंदिश वगैरह सरगम गाता है। तो शुरू से ही तालीम जो है ना इस तरह दी जाती है। तो हर घराना जो एक अपने स्टाइल से जाना जाता है। उसमें रामपुर सैसवान आ गया, आगरा घराना आ गया, पटियाला घराना आ गया। हर घराने की एक विशेषता है, सुर का लगाव, हर एक चीज। किसी घराने में आवाज का लगाना बड़ा अलग है, किसी घराने में तानों के प्रकार अलग हैं। तो ये गाना बजाना जो आदमी शुरू से सीखता है, तो उसको धीरे 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 तजर्बे के हिसाब से पता लग जाता है कि ये किस घराने का गा रहा है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि अधिकतर लोग जो गाते हैं इस जमाने में, उनको पहचानना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो होते तो किसी और घराने के और गाना किसी और घराने का गाते हैं। मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था आपसे कि सपोज एक परफॉर्मेंस चल रही है, मैं सब आपको नहीं जानता हूँ, एज श्रोता मैं वहां बैठा हुआ हूँ, मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं सुनने आया हूँ। अगर मुझे ये ना बताया जाए कि ये किस घराने से संबंधित हैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदिश गाई गई है वो किस घराने की है? उसके लिए मुझे लगता है कि सीखना, नहीं, लेमैन के लिए। हाँ, लेमैन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब जब उसको म्यूजिक पसंद है तो वो इसी तरह सीख सकता है कि या तो एक ही आर्टिस्ट को 3-4 बार सुने या 5 बार सुने, और फिर वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता रहे, तो उसको पता लगने लगता है कि हाँ भाई, अब ये थोड़ी सी बारीकी है, इन्होंने सुर कैसे लगाया, या सरगम कैसे करी, या बोल कैसे पकड़ा, आमद कैसे आई। तो हमारे घराने की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताई, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी। तो उससे पता लग जाता है कि किस घराने की गायकी गा रहे हैं। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो, जैसे कि मैंने बताया ना, कि होता तो किसी और घराने के शिष्य है वो, और गा कुछ और रहे हो। गा किसी और घराने का रहा है। जबकि हर घराना अपनी एक विशेषता रखता है। तो उसी घराने का जब आप किसी गुरु से सीख रहे हैं तो रिसर्च करके जाते हैं, पूरा सर्च करके जाते हैं कि आप किस गुरु के पास जा रहे हैं, है ना। तो गुरु की सेवा कर रहा है, सीख भी रहा है, लेकिन गाना किसी और घराने का कर रहा है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है श्रोता के लिए, है ना। वो अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया कि जी ये आगरे घराने के हैं, और गा रहे हैं किराना, गारे किराना है, हाँ, है ना, या किसी किराने वाले हैं, नाम लेके किराना, और वो किसी और घराने का गा रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं करना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और जिस भी आप गुरु के पास जा रहे हैं,
तो पूरी तरह दिल को मन को बना के जाइए, समर्पित हो पूरी तरह। समर्पित। गाना बजाना जो एक समर्पित है, और मुझे लगता है कि अपने गुरुओं की सेवा मैं आज भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कई साल से कर रहा हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे उस्ताद, मेरे दोनों मामू, वो हमेशा हमारे सर पे कायम रहें और उनकी मैं सेवा करता रहूं और हमेशा सीखता रहूं। और अभी भी मैं सीख ही रहा हूं। सीखते तो हमेशा हम आखिरी समय तक हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं आज निपुण हो गया हूँ, तो ये समझ लीजिए कि उसको कुछ नहीं। संगीत तो खासकर ख्याल तो ऐसी चीज है, खासकर ख्याल में यूं कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो आप पिछले 10 साल में यमन गा रहे हैं, अगले 10 साल में जब उसके बारे में सोचेंगे, तो वैसे तो हर एक राग जो आप एक ही घंटे के गैप से गाएंगे तो उसमें नई नई चीजें निकल के आती हैं कि यार सुर ऐसे भी बढ़ सकते हैं, सरगम नए नए पैटर्न से कर सकते हैं, तान नए नए पैटर्न से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तालीम का होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छे उस्ताद से तालीम होना। वरना तो आजकल हर गली मोहल्ले में एक उस्ताद बैठा है, और वो ऐसा उस्ताद है कि वो शिष्य का भी भविष्य खराब करता है। और अपना तो उस्ताद करता क्या, है। बेसिकली हम उसको म्यूजिक टीचर कह सकते हैं एक किस्म से। उस्ताद तो कहना जरा गलत रहेगा। नहीं नहीं, वो उस्ताद कहना तो खैर मुनासिब नहीं होगा, लेकिन टीचर का भी एक कर्तव्य है कि जब आपके पास कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो आपको जितना पता है आप उतना बताएं उसको, या आपने उस्ताद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि वो क्या बता रहे हैं और आप क्या गा रहे हैं। जैसे आप लेंगे वैसे ही तो आगे देंगे ना। इसी से ही रिलेटेड अगला सवाल, सपोज आज की डेट में कोई टीचर या उस्ताद, उनको एक सर्टन ज्ञान है, वो उन्होंने डिलीवर कर दिया। उसके बाद एक कंसेप्ट आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब क्रिएटिविटी में बहुत एक चीज आती है, क्रिएटिव लिबर्टी, है ना। आपने किसी भी धुन के साथ, ये हर चीज पे लागू होती है क्योंकि हम ऑथर्स हैं, ऑथर्स कम्युनिटी में रहते हैं, तो ये लिखने पे भी लागू होती है, म्यूजिक पे भी होती है। आजकल आप बहुत सारे नए बच्चे देख रहे होंगे, वो कुछ गा रहे हैं, कई बार सोचने में आता है यार ये क्या गा रहे हैं, फिर ये होता है कि यार ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। अब एक्सपेरिमेंट जो है अच्छा भी लग सकता है किसी को, खराब भी लग सकता है किसी को, मगर जब हम किसी को कहेंगे तो इसका मतलब किसी को अच्छा भी लग रहा होगा नेचुरली। अब ये जो म्यूजिक है, खासकर क्लासिकल म्यूजिक, इसमें क्रिएटिव लिबर्टी और एक्सपेरिमेंटेशन को आप किस तरह देखते हैं? मैं उसको एजुकेशन पे लेके जाता हूँ, और एजुकेशन दो तरह की होती है। एक तो एजुकेशन वो है कि हम किसी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और एक एजुकेशन होती है म्यूजिक की एजुकेशन। तो अधिकतर लोग जो आजकल है ना यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक ही रह जाते हैं, और ये पेन का काम नहीं है। ये तो सीना बसीना अपने उस्ताद की सेवा करना, उनसे सीखना, फिर उसके बाद आप जो उन्होंने बताया उसको उसी तरह, जैसे कि कई फूलों का पीस के एक इत्र निकाला जाता है, उसके बाद वो इतना से निकलता है। तो ये एजुकेशन पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। और ये आप, हम लोग गाते हैं, बजाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, वो खुश होते हैं, लेकिन ये वो चीज तो है ही। उसके अलावा ये एजुकेशन का पार्ट है। म्यूजिक भक्ति है, इबादत है अल्लाह ताला की। तो इसमें जब तक आप अपने उस्ताद से, अपने गुरु से ढंग से एजुकेशन नहीं लेंगे, तो आप जब तक वो आगे चीज बढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने मिसाल के तौर पे स ध नि रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे ध नि रे सा, ये उस्ताद ने मुझे बताई। अब ये ध नि रे ग म ध नि सा, ये रूट है। अब उन्होंने बताया मुझे ध नि रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, है ना। अब उन्होंने बताया कि कल इस पे रियाज करके आना और इसमें कुछ अपनी तरफ से बना के लाना, 2 पार्ट। तो मैं क्या बनाऊंगा, ध नि रे ग म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर जाके मैं उस्ताद से बताऊंगा कि गुरुजी मैंने ये बनाया। जब वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही रूट पे जा रहा हूँ।
आजकल क्या है, लोग कुछ भी लिख देते हैं। गजल का चेंज हो गया ट्रेंड। गजल जो पहले गाई जाती थी, पहले खमसा गाया जाता था, खमसा के बाद गजल आई। खमसा कोई गाते ही नहीं, सुना भी नहीं किसी ने, सुना भी नहीं। बेगम साहब जो गाती थी वो खमसा गाती थी, खमसा गाते, बेगम अख्तर। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया गजल का। गजल स्टेज से कैफे में चली गई, बार में चली गई, है ना। और फिर वो गजल का ट्रेंड कैसे आ गया? 4 बोतल वोडका, काम मेरे रोज का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एजुकेशन है? नहीं। अब ये गजल वो है, ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, बड़ी फेमस गजल है ना। और बहुत अच्छा गाया है बेगम अख्तर साहिबा ने, बहुत लाजवाब गाया है। तो गजल टाइम टू टाइम चेंज हो गई, हर एक चीज चेंज हो जाती है। तो एजुकेशन जो है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि हर दौर में चेंजेस आता है। लेकिन जो आप सीख रहे हैं, जिनसे सीख रहे हैं, उनसे सीखते रहिए, उनसे वेरीफाई कराते रहिए कि गुरुजी अब कैसा है। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, है ना। तो ये इबादत का काम है ना। अब जैसे आपने सबसे ज्यादा जोर इस चीज में दिया कि आपके पास एक अच्छे गुरु होने चाहिए, बहुत जरूरी है ना, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनसे आपको सीखना चाहिए, है ना। यहाँ एक कंसेप्ट आता है जो आजकल बड़ा प्रिवेलेंट है, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। अच्छा, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का जो कंसेप्ट है ये आज का नहीं है, ये भी महाभारत कालीन है। एकलव्य ने बिना गुरु के सीखा था और अर्जुन से बेहतर तीर चलाते थे, है ना। सही। अंगूठा ऐसे ही नहीं ले लिया था उन्होंने, सच, है ना। अब वो एक अलग इशू है कि सही था या नहीं था। पर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के बारे में आपका क्या राय है? भाई चलिए, उनके पास तो गुरु नहीं है, हमने कहा भी मैंने अपने आप सीखा है। अब अपने आप सीखा है तो नेचुरली मेरी गायकी में या किसी भी फील्ड में हो, हम गायकी की बात कर रहे हैं, मेरी गायकी में एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी नेचुरली ज्यादा होगी। एक सेट रूल्स और मीटर नहीं होगा ऑब्वियसली, जब मैंने सीखा नहीं है कहीं से तो नहीं होगा जी। मगर अच्छा तो हो भी सकता है, भाई श्रोताओं को अच्छा लग सकता है। अब यहाँ अच्छा लगने में भी दो चीजें हैं, आप सही गा रहे हैं या आप अच्छे एंटरटेनर हैं, दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों में अंतर, है ना। इसके बारे में आप क्या राय है? देखिए, कभी कभी हम जो ऊट पटांग गाते हैं ना, वो भी ऑडियंस को अच्छा लगता है, लेकिन वो सही नहीं है कि वाकई में वो गाना बजाना सही है। लोगों को पसंद तो आ रहा है, लेकिन वो गाना बजाना नहीं है। यानी आपके हिसाब से वो म्यूजिक की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एंटरटेनमेंट है। हाँ, एंटरटेनमेंट है, वो एजुकेशन नहीं है, म्यूजिक नहीं है, लेकिन लोग खुश हो रहे हैं उससे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आज जाने की जिद ना करो पसंद है ना। और कई ऐसे भी श्रोता हैं जिनको ये लगता है कि भाई लड़की तू खजूर, लड़का मैं मोतीचूर, है ना। नहीं, ये सही में आजकल बड़ा हो गया, लड़की तू खजूर, लड़का मैं मोतीचूर, टंटना गाना हो गया। तो आप खुश हुए ना। हाँ, हंसेगा आदमी, खुश भी होगा, लेकिन वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है ना। वो सिर्फ खुश कर सकता है, उसमें ना तो भक्ति है और ना शक्ति है ना। सिर्फ आदमी का थोड़ी बहुत देर के लिए वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, खुश होगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो आजकल का दौर जो है, मुझे लगता है कि मोबाइल जैसे है, उसमें हर एक चीज अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सही ढंग से शुरू से ही आपकी गाइडेंस ऐसी फैमिली में हो, या आपके बुजुर्ग आपको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बैठक उठक हो, है ना, संस्कार हो। बैठकें खत्म हो गई आज, बैठकें खत्म हो गई, देखिए। तो पहले बैठक इतनी हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है। आज के बच्चों ने शायद बैठक सुना भी नहीं, और शायद बैठक का रूप भी चेंज हो गया है, अब वो ओपन माइक कल्चर आ गया है। मगर ओपन माइक मेरे ख्याल से बैठक नहीं है, उसमें तो वही एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिविटी, मतलब वो एंटरटेनमेंट पर्पस से शायद ज्यादा है। नहीं, वो एंटरटेन करने के लिए है, मुझे लगता है। लेकिन सब ऐसे नहीं है, हाँ, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। और अब देख लीजिए, आप बॉलीवुड में देख लीजिए, बहुत सारे सिंगर्स बहुत लाजवाब हैं, और बहुत सारे सिंगर्स आप ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेसुरे हैं, बेताले हैं। उनको आप उसे आजकल नई नई ट्यून्स आ गई हैं, टेक्निक आ गई है, उससे वो सुर में गा लेते हैं। हाँ, आजकल वो तो बड़ा आसान हो गया। आसान हो गया, तो उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप भी प्लेबैक सिंगर है और मैं भी प्लेबैक सिंगर हूँ,
दोनों प्लेबैक सिंगर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता। हाँ। वो तो कहेगी अब रे दोनों प्लेबैक सिंगर कमाल, है ना, लेकिन उसका अंतर वो ही जानेगा जो कि गाना सीखा होगा, है ना, कि भाई इतने सुर लगाया तो सुभान अल्लाह, है ना, ये तान ली तो सुभान अल्लाह, है ना। और एक गाने वाला, जो अधिकतर ऐसे ही हैं प्लेबैक सिंगर, जो उनको लाइव गाने के लिए बोलेंगे आप कि भैया जरा थोड़ी देर गाइए, तो वो कहेंगे जी नहीं लाइव नहीं गाना, मैं तो रिकॉर्डिस्ट हूँ, मैं तो मैं रिकॉर्डिंग में गाऊंगा। तो उसके लिए फिर बात वही आगे कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर जब सीखते सीखते थोड़ा बहुत इंसान को अकल आती है, तो फिर वो घरानों के स्टाइल पहचानने लगता है कि भाई ये किस घराने का है ना। तो ये गाना बजाना बड़ा बारीक काम है, बड़ा महीन बहुत, जैसे कि सुई के नाके में से हाथी को निकाल देना। सच में। और कभी कभी रोज राग गाने वाला ना कभी कभी बस में नहीं आता, वो मिजाज ही नहीं बनता। तो इसके लिए तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि छोटे बड़ों की सबकी ब्लेसिंग, उन सबकी ब्लेसिंग मिलती रहे और हम रियाज करते रहें, सीखते रहें, रोज रोज सीखता है आदमी। तो ये जर्नी चलती रहती है जब तक इंसान की जिंदगी गाना बजाना चलता रहता है। अच्छा, जैसे आपने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑफ कोर्स एजुकेशन का मतलब गुरु भी होंगे और आप सीखेंगे भी, सेवा भी करेंगे। अब आजकल एजुकेशन में अगर एक चीज देखें, म्यूजिक में खासकर, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, हर जगह है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, प्रयाग संगीत समिति है, मान्यता भी है उसकी, प्राचीन कला केंद्र है, वो लोग म्यूजिक पे जो है 2-3 साल 4 साल जो भी वो कोर्सेज भी करा रहे हैं लोग, लड़के लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं वो डिप्लोमा भी लेके, डिग्री तो शायद नहीं देते, वो डिप्लोमा देते हैं, वो डिप्लोमा भी लेके चल रहे हैं। और शायद सरकार ने उसको, या शायद यूजीसी ने उसको मान्यता भी दे रखी है कि उसके बेस पे आपको नौकरी भी मिल सकती है। इस टाइप की जो एजुकेशन है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये गाना बजाना जो है ये सीना बसीना सीखने वाली चीज है। एक तो पैन का काम नहीं है ये। वो ठीक है कि हम कहीं नौकरी, पेट सबके साथ लगा हुआ है, नौकरी के लिए हमें डिग्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको गाने बजाने से ना जोड़ें, क्योंकि ये पैन का काम नहीं है। एक रेफरेंस तो हमें मिल जाता है कि कोई तान हमने लिख ली, लेकिन उस तान को गाने के लिए हमें एक उस्ताद के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। फिर वो हमें बताएंगे कि आपकी तान सुर में कैसे आएगी, आपको क्या स्केल रखना चाहिए, किस स्केल से आप कंफर्टेबल हैं गाने के लिए। तो ये पैन का काम नहीं है। और फिर उसके बाद सुर में आ रही है, फिर अप एंड डाउन में मुंह कितना खोलना है, टेक्निकल पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो ये पैन का काम नहीं है, और ये तो सीना बसीना इंसान सीखता रहे अपने गुरु से। लेकिन हाँ, बस ये है कि दाल रोटी कमाने के लिए लोगों ने ये सब ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आप प्रयाग संगीत समिति की बात कर रहे हैं, प्राचीन कला केंद्र की बात कर रहे हैं, उसके अलावा और भी हैं, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। एक तरह बहुत अच्छा भी है और एक तरह बहुत बुरा भी है, क्योंकि उससे गाना बजाना पैन से नहीं आएगा। पैन से आप लिख तो सकते हैं, पातखंडे जी ने लिख दिया, विष्णु दिगंबर जी ने लिख दिया, लेकिन उन्होंने स्वरलिपि लिख दी, उसके गाने के लिए हमें एक गुरु उस्ताद की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। क्या सुर आपका होना चाहिए और सुर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जो सबको पैन से ही आ रहा होता गाना तो पूरी दुनिया गा रही होती है आज। अच्छा, एक आजकल बड़ा फेमस है रैप कल्चर, आजकल नया चला है। रैप आजकल हर कोई कर रहा है। क्या रैप को आप म्यूजिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने वो शुरू में जो मेरा एक आंसर था आपके लिए कि आदमी खुश तो हो जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन है वो नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं जब वो उनका जो एक स्टाइल 1 2 3 4 5 6, तो वो कैलकुलेशन है सारी। जो सीखने वाला है वो उस चीज को परख लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, सारा 3 ताल में जाएगा, है ना। जो गाने बजाने वाला है या जिसने सीखा है गाना बजाना, तो वो उस चीज को कर लेगा, उससे ज्यादा बेहतर कर लेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि उसका फील्ड नहीं है वो। इसका फील्ड नहीं है। लेकिन जो आप रैप वाले को ये बोलेंगे कि भैया थोड़ी देर जरा यमन सुनाइए,
या इसी के अंदर आप कुछ तान लेके आइए, है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। वो तभी हो सकता है जब क्लासिकल सीखा हुआ हो। सीखा है तो क्लासिकल जो है, जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और सही उम्र से इंसान शुरू कर दे तो एक उम्र में थोड़ा बहुत आगे तजर्बा हो जाता है, थोड़ा बहुत। वरना हमारे नाना उस्ताद शकूर खां साहब वो कहते हैं कि जब इंसान को थोड़ी अकल आने लगती है गाने बजाने की, तो ऊपर वाला चिट्ठी भेज देता है कि भैया चलो अब आ जाओ, बहुत हो गया। तो ये सारी जिंदगी का काम है। लेकिन हाँ, जो सीखे सही उम्र से शुरू करे, और ये ज्यादा देर से भी शुरू करे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। और वो आपको कम समय में बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम रिकवर हो सकता है ना। तो उसके लिए अच्छे उस्ताद का, अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। और ये रैप वगैरह तो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, और मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि ये वेस्टर्न स्टाइल है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। अच्छा, हमारा जो एक बॉलीवुड है उसमें अगर आप पुराने गाने देखें, मुगले आजम में बड़े गुलाम अली खान साहब की एक टुकड़ा है ना, तो उस लेवल से लेके और जो अब बॉलीवुड में सॉन्ग्स हैं, बीच में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा नीचे गया था, अब दोबारा से थोड़े से और मेलोडियस आने लगे हैं गाने। अब चाहे वो एआई की वजह से है, या टेक्नोलॉजी की वजह से है, या सिंगर्स नए बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, आपके हिसाब से एक बॉलीवुड में क्लासिकल का जो यूज है, वो आपके हिसाब से अब कैसा है पहले के कंपैरिजन में, और क्या जस्टिफिकेशन है उसका? देखिए, गाना बजाना पहले बॉलीवुड में पहले भी बहुत अच्छा था, और आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। पहली चीज, जैसे कि मोहम्मद रफी थे, इन्हें बोला जाएगा कि अल्लाह के बनाए हुए एक खास शख्सियत जिसे बोला जाएगा, और वो किराना घराने से ताल्लुक रखते थे। उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब मेरे परदादा के शागिर्द थे, और मुझे लगता है कि उस जमाने में जो गाने उन्होंने गाए हैं, उस दौर के लोग तो सुनते ही हैं उसको, इस दौर के भी सुनते हैं, और आने वाली जनरेशन जो है वो भी सुनेगी। उसमें लिरिक्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, राग बेस्ड गाने हुआ करते थे। लता जी को सुन लीजिए आप, आशा जी को सुन लीजिए, पूरी दुनिया आज वही सब गाने गा रही है, रिमिक्स कर देती है उसको, लेकिन गाने वही हैं। उनके लिरिक्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो एक मैसेज हुआ करता था, जो नायक नायिका के लिए भी है, तो वो भी मैसेज है। आजकल का मैसेज जो है वो गाने उस तरह के हो गए जैसे कि मोबाइल है ना, शॉर्ट। हमारा कंसंट्रेशन स्पैन बड़ा शॉर्ट हो गया, बहुत हो गया। अब आप उसको कितना मतलब रिफाइन करेंगे, कितना उसके ऊपर मतलब वो करेंगे, तो हर चीज शॉर्ट में नहीं होती। मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छे राइटर्स भी होना बहुत जरूरी है ना, अच्छे कंपोजर होना भी बहुत जरूरी है, जैसे खयाम साहब, कमाल कंपोजर, कमाल। मन्ना डे साहब है ना। और उसके अलावा जो और पुराने थे कंपोजर, वो लाजवाब थे। आजकल के भी अच्छे अच्छे कंपोजर हैं, लेकिन उनको बदकिस्मती से बेचारों को चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि पब्लिक उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, है ना। उनको तो वही चाहिए, थोड़ी देर शोर शराबा वाला गाना बजाना सुनना है, उसके बाद उनको लगता है कि भाई ये तो लाजवाब है। गाना बजाना शोर शराबे से नहीं है, गाना बजाना तो सुकून का नाम है, इबादत का नाम है। तो लोगों का सोच चेंज हो गई, लेकिन जो अच्छा है वो हमेशा से अच्छा है। जैसे कि मोहम्मद रफी, रहती दुनिया तक सुनेंगे लोग उनको। लता जी, आशा जी, अनमोल, साक्षात सरस्वती, एकदम आप मान लीजिए उसको। तो दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि फिर वहीं आ जाती गाड़ी कि भैया अच्छे म्यूजिक की तरफ, अच्छे संस्कारों की तरफ जाया जाए। अच्छा, हमारे जो पुराने राजा महाराजा होते थे, ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा है, उनकी महफिलों में एक कल्चर था कव्वाली का, वो बिल्कुल खत्म हो गया आज की डेट में ऑलमोस्ट, क्योंकि नॉर्मली
देखने को नहीं मिलता। हमारे बॉलीवुड में भी कव्वालियाँ बहुत सारी हुआ करती थी। बरसात की एक रात में बहुत अच्छी कव्वाली थी, उस पे तो बल्कि शायद अभी धुरंधर मूवी का गाना भी बना है, उसी कव्वाली जी पे जी। बना है। और और भी बहुत सारे कव्वालियाँ हैं। मुगले आज़म में 2 कव्वालियाँ बड़ी शानदार हैं। और वैसे भी अगर आप सुने तो कव्वालियाँ पहले बहुत सुनने को मिलती थी। अब शायद वो सिंगर्स भी नहीं रहे। तो क्या उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, या मतलब टेक्निकली इस वजह से लोग अब नहीं हैं, क्योंकि अब वही है, स्पैन शॉर्ट हो गया, कंसंट्रेशन स्पैन शॉर्ट हो गया, तो लोग अगर सीख भी रहे हैं तो ये चाहते हैं यार जल्दी में हो जाए हाँ, कोई चीज़, सही बात और शायद है। उसमें लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, हुँ, क्योंकि आपके हाथों का ही कव्वाली का मतलब वही चीज़ है। सही बात है। तो कव्वाली का जर्नी आपके हिसाब से जैसे खत्म हुई, तो क्यों खत्म हुई? देखिए, कव्वाली की जर्नी पे मैं बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मुझसे, मैं थोड़ा बहुत उस पे बोलना चाहूँगा। कव्वाली को सबसे ज़्यादा उरूज जो दिया, वो उस्ताद नुसरत अली फ़तेह अली ख़ाँ फ़तेह साहब अली ने खां दिया। साहब ने दिया। और नुसरत अली की कव्वाली जो आप सुनेंगे, उन्होंने ख़याल सीखा था, हुँ। जो वो लयकारी करते थे बीच में, हुँ, हुँ, हुँ। वो सीख के करते थे। हाँ, ऐसे तो अधिकतर तौर पे कव्वाल जो होते हैं, हुँ, वो सीखते नहीं हैं। उनको बेसुरे बेताले ज़्यादा होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। हुँ, और कव्वाली का मतलब है जिसमें कौल कलमाने गाए जाते हैं, ओके। कौल कलमाने गाए जाते हैं। लेकिन आजकल के जो कव्वाल हैं ना, उनकी मुसीबत ये है कि उन्हें सीखना नहीं है। उन्होंने बाजा उठाया, वो जाके किसी दरगाह पे बैठ गए, वहाँ जाके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ सॉरी, लेकिन मैं अधिकतर तौर पे ये सुनता हूँ। हुँ, और गाना उनको सबको नुसरत अली की तरह है। हुँ, भैया नुसरत अली की तरह आप सीखिए। खां साहब ने तो साक्षात मतलब अच्छे-अच्छे उस्तादों से उन्होंने सीखा। नुसरत अली खां साहब को पूरी दुनिया सुनती है आज, हुँ, और मुझे लगता है कि एक वो ऐसे आर्टिस्ट हैं कि पूरे वर्ल्ड में गाए बजाए हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग उनको प्यार करते हैं। हुँ। लेकिन अधिकतर तौर पे ये देखा जाता है कि कव्वाल बनना तो नुसरत अली साहब चाहते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं, उतनी मेहनत नहीं नहीं चाहते। मेहनत नहीं। हुँ, और उनकी पूरी पार्टी बड़ी सुरीली थी। मेरे पास हाँ, कई रिकॉर्डिंग है। उसमें कमाल गाए वो, आज भी सुनते हैं हम लोग। और आज जितनी भी वेडिंग्स और क्लब्स हैं या कैफ़े हैं, सब जगह आजकल नुसरत अली खां साहब को गाते हैं लोग। हुँ, सच बता रहा हूँ। हुँ। सुना है हमने आफरीन, आफरीन तो मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो ना बजता हो। ना बजता हो, है ना? हुँ, और उसके अलावा काली-काली ज़ुल्फ़ों के फंदे ना डालो। हुँ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और कव्वाली को उन्होंने बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया। हुँ, उससे पहले कव्वाली जो थी वो दरगाह तक महदूद थी, हुँ, वहाँ तक लोग गाते थे उसको, हुँ, या थोड़ा बहुत गुलाम फ़रीद साबरी ने उसको आगे लेकर आए। हुँ। लेकिन नुसरत साहब ने उसको एक मकाम दिया। नुसरत साहब ने वो मकाम दे दिया कि अब उसको नीचे ले जाना बड़ा मुश्किल है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो सर अभी जैसे कव्वाली की बात चल रही है, तो आपके फ़ेवरेट कव्वाल कौन है, और उनका कौन-सी कव्वाली आपकी फ़ेवरेट है? मेरे फ़ेवरेट कव्वाल हैं उस्ताद नुसरत अली खां साहब। और नुसरत अली खां साहब के सारे कलाम बहुत लाजवाब हैं। हुँ, हुँ। मैं बहुत सुनता हूँ। और अली दम अली, वो भी बहुत अच्छा गाया। अभी जैसे कव्वाली का ज़िक्र हो रहा था, आपके फ़ेवरेट कव्वाल और उनकी कौन-सी कव्वाली आपकी फ़ेवरेट है? कव्वाल तो मुझे नुसरत अली खां साहब बहुत पसंद हैं। उनके सारे कलाम बहुत लाजवाब हैं, और उनमें से कुछ कलाम ऐसे हैं कि आपने सुने भी होंगे, जिसमें कि अली मौला अली मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा काली-काली ज़ुल्फ़ों के फंदे ना डालो, लेकिन उन्हीं की आवाज़ से पसंद है। हाँ, गाया तो बहुत लोगों ने है। गाया तो बहुत लोगों ने, आजकल सभी गा रहे हैं हुँ, उसको। हुँ, हुँ। तो औरों का गाया हुआ मुझे उतना मैं मुतमईन नहीं हूँ उनसे। हम और ऑटोमैटिकली कंपैरिज़न कर लेते हैं, अगर वो नहीं सुना होता तब तो हम हाँ, लेकिन पसंद कर लेते। उनकी आवाज़, उनकी लयकारी, उनका गाने का अंदाज़, उनकी आवाज़ का लगाना, उसके अलावा उनकी पार्टी में जितने लोग थे, वो कमाल। हुँ, जो नुसरत साहब तो थे ही, जो उनके साथ में उनके भाई
और 1-2 लोग और थे जो आवाज़ पीछे लगाते थे। कमाल, मतलब उन दिल करता था कि वो जिस अंदाज़ से आवाज़ लगा रहे हैं, इनको सुनते रहें। तो लगाने का, आवाज़ का लगाना भी तजर्बा है और सीखना उसमें दिखाई देता है। अधिकतर ये देखा जाता है कि कव्वाल जो होते हैं वो सीखते नहीं हैं। उनमें जो ताली वाले होते हैं, वो ताली पे ज़्यादा देते हैं ध्यान और गाने पे कम देते हैं ध्यान। तो गाने पे भी देना चाहिए भाई, और राग पे भी देना चाहिए, और शायरी पे भी देना चाहिए। किसका कलाम गा रहे हैं आप, उस पे भी देना चाहिए। तो ये कव्वाली को अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए बहुत उरूज दिलवाया। गुलाम फरीद साबरी साहब भी मुझे पसंद हैं, उनको भी सुनता हूँ मैं। बाकी ये 2 के अलावा मुझे कोई इतने ज़्यादा मुझे मुतमईन नहीं कर पाया। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखा था, यूट्यूब पे तो करीब-करीब मिल जाती हैं सारी चीज़ें, हबीब पेंटल साहब की, और उनके साथ से 2 अकम्पनिस्ट थे, तो वो बहुत अच्छे थे। है ना? और वो दोनों, मतलब उन 3 लोगों का ही कॉम्बिनेशन था उस पूरी कव्वाली में। तो आपके हिसाब से, वैसे ही मैं एक अपने जानकारी के लिए पूछना चाह रहा था कि 3 लोगों ने कव्वाली गाई और 6-7 लोगों ने कव्वाली गाई, क्या उसमें कुछ अंतर है टेक्निकली? नहीं, 10 लोग जो बैठते हैं, तो एक तो हारमोनियम लेके गा रहे हैं, एक पीछे बैठे हैं, और उसमें 8 लोग ताली के लिए बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 लोग भी ताली के लिए बैठेंगे, 2 लोग भी, तो ताली तो बराबर रहेगी। लेकिन हाँ, ये कव्वाली में ही देखा जाता है कि ज़्यादा लोग बैठ के, क्योंकि जो एक ट्रेंड है पुराना चला आ रहा है, पेंटल साहब हैं या गुलाम फरीद साबरी साहब हैं या और भी बहुत सारे कव्वाल हैं, वो ज़्यादा मंडली लेके बैठते हैं और फिर गाना वहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि जो 4 लोग, 2 लोग भी बैठेंगे, एक ढोलक पे बैठ गया, एक हारमोनियम पे बैठ गया, 2 एक मेन आर्टिस्ट है और एक उसके साथ 2 ताली पे हैं, तो मुझे लगता है कि काम अच्छा हो सकता है, जो वो सीखा हुआ है तो। अगर सीखा हुआ है तो। अच्छा, कव्वाली की तरह ही आपके फेवरेट गजल गायक और आपके फेवरेट आर्टिस्ट जो ख्याल गाते हो? देखिए, ख्याल गायकों में सबसे फेवरेट, क्योंकि आपका घराना है, मोस्ट फेवरेट, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद उस्ताद अख्तर नवाज खां साहब, मेरे दोनों मामू उस्ताद मशकूर अली खां साहब, मुबारक अली खां साहब। और गाने में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो हैं, पंडित भीमसेन जोशी मुझे बहुत पसंद है, उस्ताद आमिर खां साहब मुझे पसंद है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट मेरे उस्ताद हैं, मेरे मामू उस्ताद मशकूर अली खां साहब, मुबारक अली खां साहब, जो मेरे गुरु हैं, और मेरे वालिद साहब उस्ताद अख्तर नवाज खां साहब। और यकीन मानिए कि उनकी जैसी आवाज़ मैंने या तो बड़े गुलाम अली खां साहब की मैंने सुनी, या उनके बाद मैंने अपने वालिद की सुनी, और वो 80 साल के होके गुजरे हैं, बल्कि और ज़्यादा ही थे। लेकिन इतनी उम्र में उनको तानपुरे की ज़रूरत नहीं थी। जब वो गाते थे तो लगता था कि जैसे 4 तानपुरे चल रहे हैं। और ऐसी पाक आवाज़ मैंने अब तक नहीं सुनी। या तो मैंने गुलाम अली खां साहब की, जो मेरे कानों में एक मतलब घुस जाती है, रस घोल देती है, या मैंने अपने वालिद साहब की सुनी कि इस उम्र में ऐसी जानदार आवाज़ लगती थी उनकी, और ऐसा लगता था खनक जो मुरक फरक थी उनके गले की, ऐसा लगता था कि जैसे 4 तानपुरे चढ़ रहे हैं और ये गा रहे हैं। कोई 2 लाइन उनके कंपोजिशन की जो आपकी फेवरेट हो? पिया बिन मोरा जिया ना लागे, पिया बिन मोरा जिया ना लागे, सके मैं कासे कहूँ री, पिया बिन मोरा जिया ना लागे, पिया बिन मोरा, पिया बिन, पिया बिन मोरा जिया ना लागे, पिया बिन मोरा। पिया बिन मोरा जिया ना लागे, पिया बे। ये गाने में एक हमारे यहाँ की खूबी भी है, हर मात्रा से सरगम करना
ये ओके। मेरे उस्ताद मामू मेरे उस्ताद मशकूर अली खां साहब की है। हम्म। उनके जैसी सरगम मैंने नहीं सुनी। ओके। सनी रे धनी दा बम गा बनी धनी दा बम बनी दा मगे धनी दा बम गे दा पिया बिन मोर जिया ना लगे पिया पम गम गम म दा बम गम बनी नी दा बम गम बनी दा बम गम बनी दा नी म बनी दा बम गम प म गम गे रे धनी दा पिया बिन मोर। और आमद का कमाल है, ये आमद है कि आमद ऐसी लगती थी जैसे तीर चलाता है ना आदमी, उसके जैसी आमद। तो ये उनकी कॉम्पोजिशन थी। और मेरी तालीम जब उन्होंने शुरू करी थी तो कामोद से शुरू करी थी। एक राग है कामोद, तो कामोद से शुरू करा था। और उनकी बताई हुई सरगम सा 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 मा रे बाबा दा बाबा गामा दा बाबा गामा बाबा गामा रे सा, इससे शुरुआत हुई थी। ओके। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई उस्ताद अरशद अली खान, मैं, तो हमारी शुरुआत कामोद से हुई। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे कि मधुवंती गाया, फिर यमन, फिर पूरी कल्याण, जो और फिर बहुत सारे ऐसे राग जो हमारे घराने में विशेष राग माने जाते हैं और बहुत अच्छे से गाया तो सभी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन कुछ ऐसे राग हैं जो हमारे घराने में और हर घराने में गाए जाते हैं, जैसे कि पूरी कल्याण हुआ, पूरिया हुआ, ललित हुआ, मारवा हुआ, टोड़ी हुई, और बहुत सारे राग हैं। तो ये उनसे इस तरह थोड़ी बहुत तालीम हुई। अच्छा, आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे टूर्स, जैसे अभी आपने बताया भी कि आपके रेगुलर टूर्स भी रहते हैं, परफॉर्मेंसेस आपकी रेगुलर रहती हैं। कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको हमेशा याद रहेगी, और वो कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस याद रहेगी? वो अभी की है, मैं आपको बताऊं। एक्चुअली मैं अभी मेरा 25 में एक टूर था आयरलैंड और लंदन का। तो मेरी शागिर्द हैं आयरलैंड में। तो जिस दिन मेरा नेहरू सेंटर में प्रोग्राम था, तो मैं गले के लिए बड़ा वो रहता हूँ थोड़ा सा कि भाई गला खराब ना हो जाए, वहाँ ठंड भी बहुत थी। तो मैंने कुछ नहीं खाया था। एयरपोर्ट पे जो मेरे भाई हैं जो वहाँ रहते हैं, और उनकी उनकी वाइफ में जो मेरी शागिर्द है, उन्होंने और हमने रुपक ने हमने थोड़ा वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मेरी सुबह की फ्लाइट थी, तो मैंने डरते डरते सिर्फ एक ब्रेड और आधी कॉफ़ी ली कि भाई ज़्यादा ना ले लूँ कि गला ख़राब ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, ये सब करके। और जब मैं लंदन उतरा तो मेरे एक और मित्रगण हैं, वहाँ रहते हैं, तो मैं उनके साथ सीधा, मुझे एयरपोर्ट से नेहरू सेंटर जाना था, वो मुझे लेके जा रहे थे। और इत्तफ़ाक़न उनको वो रास्ता भूल गए, और मुश्किल नेहरू सेंटर में जब हम प्रोग्राम शुरू होने वाला था उससे कोई 10 मिनट पहले पहुंचा मैं। मैंने जाते वॉशरूम में अपना चेंज वेंज करा और जल्दी से फटाफट करा के बाल सीधे करके मैं जाके स्टेज पे बैठा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कुछ चाय वगैरह मिल जाएगी? कहने लगे नहीं कुछ नहीं है। तो खैर मैंने उनको बोला पानी दे दीजिए, तो वो एक कप में लेकर आए पानी। कप में? अब वो खैर इतना ज्यादा गर्म कि वो मैं एकदम पी भी नहीं सकता। अब खैर मैं स्टेज पे प्रोग्राम शुरू हो गया, बढ़त हो गई, मैं टीप पे पहुंचा, एक दो आवाजें मैंने कस के लगाई, और जब तानों का नंबर आया तो और जान लगी। जब तानों में जान लगी तो थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा। तो वो पूरा ब्लैंक। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो पूरा सर घूमने लगा। लेकिन प्रोग्राम अल्लाह के करम से अल्लाह ने बहुत अच्छा कराया और अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी। और उनमें से बहुत सारे जो ऑडियंस में बैठे थे उन्होंने आके कहा कि काफी दिन बाद इस तरह का गाना और इस तरह का पूरी धनाश्री मैं गाया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसी पूरी धनाश्री बहुत दिन में सुनी। तो ये मेरे ख्याल से ये इस टाइप के वाकया होते हैं जो शायद हमेशा याद रह जाते हैं। वो सर घूमना तो हमेशा ही याद रहेगा। बढ़िया। तो सर, जैसे आपने कव्वाली का बताया, उसी तरह गजल में आपको कौन से फनकार सबसे ज्यादा पसंद है, और उनका कौन सा कलाम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? गजल में मेरे मोस्ट फेवरेट जो हैं बेगम अख्तर हैं, गुलाम अली उस्ताद, गुलाम अली भाई हैं, और मेहंदी हसन हैं, हरिहरन बहुत अच्छे हैं।
लेकिन ज़्यादा मैं गुलाम अली भाई को सुनता हूँ और बेगम अख्तर को सुनता हूँ, मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ। एक अलग ही कशिश है उनकी हाँ, आवाज। जैसे कि आप वो गज़ल सुनी होगी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे, है ना? या पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुलाम अली भाई की है। और मेहदी उसके हसन साहब ने भी गाई है। हाँ, है ना? उसके अलावा मेरे हमनफस मेरे हमनवा बेगम साहब की है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं उनकी सुनता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। राग बेस्ड चीज़ें हैं, उन्हें गाने में सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे तो पीछे तानपुरा यमन में मिला हुआ है, तो किसी और राग की कोई चीज़ गाना मुनासिब नहीं बैठता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर आपकी कुछ परफॉर्मेंसेस जी। रिकॉर्ड करेंगे। एक एडवाइस आजकल के बच्चे जो जेन्युइनली म्यूजिक सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली मैंने वर्ड यूज किया, जो जेन्युइनली म्यूजिक सीखना चाहते हैं उनके लिए आपका एक पीस ऑफ एडवाइस। देखिए, उनको आज बहुत सारी एकेडमीज हैं, और जैसे कि मैंने बताया हमारी शुरुआत हुई थी घरानों से। तो उनके पास जाके उनको सीखना चाहिए। और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग गा गा के भी, बहुत सारे लोग अपना वीडियोस डालते हैं और बहुत अच्छा भी गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि वो जितना अच्छा गाते हैं, सीखने का माध्यम पहले से अब बहुत ज़्यादा हो गया है। सर्चिंग ज़्यादा हो गई है। सर्च करके आप कहीं अपनी सिटी से बाहर भी जा सकते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भी जाते हैं लोग सीखने के लिए। उसके लिए ICCR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। और स्पीक मैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर फाउंडर हैं किरण सेठ, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी को एक अच्छे उस्ताद की तलाश रहती है, तो अच्छे उस्ताद के पास सर्च करके जाएं और मेहनत से सीखें, रियाज करें बढ़िया करके, और अपने गुरु की सेवा करें हर तरह से। तो ये ज़माना, मुझे लगता है कि मोबाइल में आप सर्च कर सकते हैं कि कौन अच्छा गा बजा रहा है, आप सर्च करके जा सकते हैं अपने उस्ताद के पास, और वो आपको मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। यानी मोबाइल से आप नहीं सीख सकते, थोड़ा बहुत मोबाइल से गाना बजाना नहीं आता। मोबाइल से गाना बजाना सिर्फ एक तानपुरा तो आप सीख सकते, मतलब तानपुरा आप चला रहे हैं जैसे कि अभी मेरे पास चल रहा है, लेकिन तानपुरा या आजकल यूट्यूब से लोग जो गाना बजाना सीखते हैं, वो गाना बजाना मुझे नहीं लगता कि अपना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अमजद भाई, आज पॉडकास्ट में एक तो आपसे बात करके मजा बहुत आया। अभी मजा और आएगा जब हम आपकी सोलो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे। मेरे ख्याल से आपको भी शायद मजा आया होगा बातचीत में, है ना? और डेफिनेटली इस टाइप की बातचीत आपसे आगे भी हम चाहेंगे चलती रहे। इंशाल्लाह, बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पर आने के लिए, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इनवाइट किया। इट वाज एन ऑनर बेसिकली। और मजा आया, दर्शकों को डेफिनेटली मजा आएगा जब ये पॉडकास्ट हम रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। और ऑफ कोर्स विद योर सोलो परफॉर्मेंसेस। तो अब हम कुछ सोलो परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, प्लीज। थैंक यू। ननद के वजन से न जाए, ननद के वजन ना दे के ननद के वजन से न जाए, ननद के वजन Pama gama ni da pama gama gere da ni de da ni da da ni ma da ni gama de pama gere gere da ni da na na de ge vajana va se na ja na na de ge vajana va se na ja
गे भजन पा शयन जायन गे भजन पा गे भजन पा शयन जाय शयन जाय शयन ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है मोहब्बत